नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त होस्ट विवेक जीत फिर प्रेजेंट हो गया हूँ करंट अफेयर के एक नए वीडियो सीरीज में। जैसा कि हम एनडीए 2022 के लिए करंट अफेयर की वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में मैं अगला वीडियो लेके प्रेजेंट हो गया हूँ। दोस्तों, मेरे हिसाब से आज का करंट अफेयर एक डिफेंस एस्पिरेंट जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आप पाएंगे कि आप एक क्वेश्चन से अगर आपने बहुत सीखा, आप आज जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, रेलवे, अलग अलग सेक्टर का कवर करने वाले, इकोनॉमिक्स, बहुत सेक्टर कवर करने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज I2U2? अब बोलेंगे सर आज तक तो सुना था आई लव यू टू सुना था, ये I2U2 कहां से आ गया? I के बाद 2 कहां से आ गया? 2 तो लास्ट में आता था। तो ये I2U2 रिसेंटली कहां पे डिस्कस हुआ, कहां पे चर्चे में आया? तो ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है न्यू क्वाड, ऑकस, G8 या UN। अब बोलेंगे सर न्यू क्वाड क्या है? हमने तो क्वाड तो सबने सुना था। क्वाड में कौन कौन थे? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मगर अब देश चेंज हो रहा है। कहां अब क्या हो रहा है? अब नया क्वाड की बात चल रही है। याद कीजिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया था जब उनके सत्ता में थे? तो उस टाइम उन्होंने इजराइल और यूएई की दोस्ती कराई थी। वही दोस्ती ने एक नया क्वाड का निर्माण कर दिया है, जिसके अंतर्गत कौन कौन? इंडिया और अमेरिका, इजराइल और यूएई, ये चारों नेशन मिलके क्या कर रहे हैं? ये चार नेशन मिलके किस चीज की क्या कर रहे हैं? एक क्वाड बना रहे हैं। जैसा कि 4 लोगों का क्वाड। क्वाड होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके, एक तरह से ये भी एक तरह का है, एक तरह से ग्रुप है 4 नेशंस का, बोल्ड क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 साइड्स होते हैं, वैसे ये 4 इसके पार्ट्स हैं। तो न्यू क्वाड का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, अब थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। हमारे लिए ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कैसे? ऑप्शन में दिया गया है ऑकस। ऑकस क्या है? AUKUS मींस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड यूके। ओके, नेक्स्ट है G8। अब बोलेंगे सर G8 तो नहीं सुना, मगर G7 पक्का सुना है। कहां? याद कीजिए, G8 पहले था वो। कैसे G7 बना? जब 2014 में क्रीमिया पे हमला हुआ, किसने किया? रशिया ने किया, जो कि अभी किस पे हमला कर रहा है? यूक्रेन पे। तो उस टाइम पे G8 में से उसको निकाल दिया गया था। सबसे बड़ा सैंक्शन उस टाइम पे जिसको यही मिला था कि उसको G8 से निकाल के G7 बना दिया गया। अब बोलेंगे सर G7 में है कौन कौन, कब बना? तो G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, कनाडा, ये है G7 में। बना कब? 1970 में बना है, 1970 में बना है। ओके, नेक्स्ट है UN, यूनाइटेड नेशन। इट इज अ ऑफिशियल बॉडी दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर सेकेंड, because we all have faced the consequences of World War II over the world level, and what we have seen that World War II के कारण सारी कंट्रीज को, खासकर जापान को बहुत फेस करना पड़ा। अमेरिका, जो कि आज जापान के साथ मिलकर क्वाड बना रहा है, वही अमेरिका ने क्या किया था? वर्ल्ड वॉर II के टाइम पे जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराने वाला वो अमेरिका ही है, जो कि आज अमेरिका मदद कर रहा है। किसकी? जापान की। ओके, तो ये हो गए 4। मतलब यहाँ पर हमें पढ़ना था I2U2 क्या है, मगर हमने पढ़ा और 4 ऑप्शन में ऑकस क्या है, न्यू क्वाड क्या है, क्वाड क्या है, G8 क्या है, UN क्या है। समझे? चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर क्या आ जाएगा? न्यू क्वाड है।
अगला क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी विल बी प्लानिंग बाय गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश बाय नेक्स्ट ईयर। मतलब कि क्या पता चल रहा है, ये एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया जा रहा है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? टेक्नोलॉजी को देख के। इस टेक्नोलॉजिकल युग में क्या हो रहा है, आप क्या पाएंगे, हर कंट्री डेवलप हो रही है। किस सेक्टर में? इंटरनेट के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। अब क्या ड्रोन्स देख रहे हैं आप लोग, मतलब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही, टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है। तो उसी क्रम में दिखे तो हमारे इंडिया में भी अब 5G की बात चलने लगी है, जो कि कोरोना टाइम में क्या बात चली थी, कोरोना के टाइम पे हुआ था कि जो कोरोना हो रहा है कौन करा रहा है, 5G के कारण हो रहा है, जो कि रिमर फैला था पूरे देश में कि कोरोना तो 5G के कारण हो रहा है। और अमेरिका ने भी कहा है कि अगर 5G आ जाती है तो हमारी अराउंड 100 फ्लाइट्स पर डे डिले होंगी उड़ने में, लैंड में। क्यों? क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत आएगी। हम जो क्या होता है कि जब वो प्लेन लैंड कर रही होती है तो उस टाइम उसको हम नेटवर्क से बताते हैं, क्या बताते हैं कि तुम्हारी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। अब वो सेंसिंग करना बहुत दिक्कत होगी। क्यों? आपकी सराउंडिंग में बहुत सारा नेटवर्क फैला हुआ है, 5G 4G 2G 3G, तो उसी के कारण आप उनको दिक्कत होने वाली है। तो अमेरिका ने ये बोला है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आती है तो हमारी अराउंड 100 फ्लाइट्स क्या होंगी, पर डे डिले होंगी। अब दोस्तों सोचेंगे तो क्या हम ये टेक्नोलॉजी ना लाएं? देखिए दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ बुराई होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम विकास करना छोड़ दें, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना छोड़ दें। डेवलप करेंगे तब पता चलेगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फिर उसको स्टेप लेंगे, मेजर लेंगे। मतलब तभी तो डेवलपमेंट, इन्वेंशन तभी तो होता है। इन्वेंशन कब होता है? कहते हैं ना, आवश्यकता ही किसकी जननी है? आविष्कार की जननी है। हमारी नीड पड़ी तो हम उसको क्या करेंगे, इन्वेंट करेंगे। समझे? तो कौन सी टेक्नोलॉजी होने वाली है? तो 5G। अब बोलेंगे सर 5G 4G 3G, सर क्या अंतर होता है इसमें? तो अगर मैं बताना चाहूँ कि 5G और 4G में बेसिकली अंतर क्या है, तो जो 5G है वो 10 गुना ज्यादा है किसके? 4G के। अब सोचिए, आप 2-2 घंटे की मूवी, 120 मिनट की मूवी बस 10 सेकंड में डाउनलोड कर लेंगे। आपने लगाया नहीं, आपने एक बार सांस क्या लिया, मूवी डाउनलोड हो गई। अब बोलेंगे सर आप तो मूवी दिखाने चल रही है हमको। मैं दिखा नहीं रहा हूँ दोस्तों, आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी कैसे वास्ट कर रही है, कैसे ये टेक्नोलॉजी हमें फायदा करने वाली है। आपने चुटकी बजाई, मूवी डाउनलोड हो गई। कितने घंटे की? 2 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी। सोचिए कितनी दुनिया वास्ट चल रही है। आगे देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5G। अगला क्वेश्चन है, हु इज देयर इन FATF ग्रे लिस्ट स्टिल? ऑप्शन पर लिख लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया। अब बोलेंगे सर FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है? पहले ये तो बता दीजिए। तो FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि जो IMF से जो पैसा सब ले रहे हैं सारी कंट्रियां, उसको आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? कहीं आप टेररिज्म पैसा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आप आतंकवादी को पैसा तो नहीं दे रहे कि जाकर दूसरे देश में क्या करें, हमला कर, मारो, आतंकवाद फैलाओ। तो वही मॉनिटर करने के लिए किसको बनाया गया है? FATF की एक टीम बनाई गई है। ये कहाँ पर है? तो ये इसकी टीम कहाँ पर है? ये है फ्रांस, पेरिस में है। ओके, अब देखिए, इंडिया उसके ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान उसके ग्रे लिस्ट में है। USA, अमेरिका का ही तो एक तरह से FATF चलता मान सकते हैं, तो वो किसमें? ग्रीन लिस्ट में। नॉर्थ कोरिया तो वो ब्लैक लिस्ट में है। अब बोलेंगे सर आपने 3 लिस्ट बता दी, कौन कौन सी? ग्रीन, ग्रे, ब्लैक। तो ये देखिए, ग्रीन लिस्ट वो लिस्ट है FATF के द्वारा जिसमें कि अगर मानिए आपको किसी बैंक से लोन लेना है या किसी दोस्त से लोन उधार लेना है आपको, अगर मैं आपके जाकर दोस्त के कान में बोल दूं कि भाई तू पैसा उसको मत दे, तुमको पैसा ना दे क्योंकि तुम पैसा वापस नहीं देने वाले, तो क्या वो पैसा आपको देगा? वो क्या ट्रस्ट रखेगा आप पे? नहीं रखेगा।
वही है क्या, FATF। वो मना करता है, वो किसको बोलता है, वर्ल्ड बैंक को। वो बोलता है वर्ल्ड बैंक को भाई तुम उसको पैसा दे, पैसा मत दे। वो चेक करता है कि भाई वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, पैसा को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ पैसा लगा रहा है। अगर कोई ग्रीन लिस्ट में है मतलब कि उसका पूरा ग्रीन चिट है, मतलब वो कंट्री क्या है, ठीक कंट्री है, आप वहाँ पैसा लगा सकते हो। अगर कोई कंट्री किस में है, ग्रीन लिस्ट में है, तो मतलब कि आप समझ लाइए, सावधान हो जाइए, पैसा लगाने से पहले एक बार सोच लीजिए। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में है, मतलब कि भाई वहां पे पैसा ना ही लगाओ, जैसे कि नॉर्थ कोरिया किसमें है, ब्लैक लिस्ट में, तानाशाह। ओके, तो अभी बात चली थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, मगर ये र्यूमर था, ये बाद में चर्चा किया गया, तो क्या पता चला कि अभी तो बात चल रही है, शायद हो सके तो आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, शायद हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये FATF के गठन इसका सिचुएशन कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ? तो 1989 में से क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, Which country pressurized at world level for not exporting grains to world? अब बोलेंगे कंट्री को किया गया, वर्ल्ड लेवल पे प्रेशराइज किया गया, मतलब बात तो बहुत बड़ी है। तो अभी आप सब जानते हैं वर्ल्ड में क्या चल रहा है, फूड की क्या चली, बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रही है। उसी क्रम में क्या देखा गया कि इसी के कारण बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे देशों को क्या करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कंट्री ने देखा तो क्या होगा, अभी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ था, वो WTO बनाया क्यों गया, तो कोई कंट्री अपने मन मुताबिक पैसा कोई की चीज ना बेच सके। जैसे कि इंडिया चाहती है कोई चीज, इंडिया किसी चीज को 10 में बेच रही है, चाइना ने सोचा कि इंडिया को क्यों ना हराने के लिए, इंडिया के ट्रेड कम करने के लिए मैं 5 में बेचना शुरू कर देता हूँ। तो वही मॉनिटराइज करने के लिए किसको बनाया गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। देयर इज अराउंड 164 कंट्रीज इन WTO। अब देखें कि WTO अभी मीटिंग हुई थी, WTO की कहां पे हुई थी, जेनेवा में मीटिंग हुई थी। अच्छा, जेनेवा में मीटिंग हुई तो थी, सर वहां गया कौन था, तो पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है, किसी के, कॉमर्स के, अर्थव्यवस्था के जो मिनिस्टर हैं, वो पहुंचे थे वहां पे। अब कहा जा रहा है कि 2015-13 के बाद ये मीटिंग बहुत सफल मीटिंग मानी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने चाहा हमने वो करवा माना। क्या हुआ, पीयूष गोयल ने 3 बातें कही। पहली बात बोला कि जो कोविड-19 जो वैक्सीन बन रही है, आप जानते होंगे कि हमने सीरम वैक्सीन बहुत बेचा, सीरम की वैक्सीन बहुत बेची, मगर आप सोच जानते हैं ये वैक्सीन बनी कहां से थी, इसका स्टार्टिंग कहां से हुआ था? हाँ, तो हमने अभी तक क्या देखा कि यहाँ पे मीटिंग हुई WTO की, वहां पे हमारे पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने एग्रीकल्चर पे, फिर वैक्सीन पे और किस पे, फिशिंग पे बात कही। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर ये सर हमारी ही नीड है, हमने अपने लोगों को पहले सोचा, हमारे लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारे लोग हैं, तो पहले हमारे लोगों की जो प्रोटेक्शन है वो पहले हम देखते हैं। हाउ मच हमने जो स्टोर किया है वो हमने अपने कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से 2 साल का सोच कर हमने क्या किया है, स्टोर किया है। पेटेंट की बात करें, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लेवल पे क्या नहीं होना चाहिए, ये पेटेंट हटा दीजिए कि कोई भी ये वैक्सीन किसी वैक्सीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमारी नीड क्या है, वैक्सीन प्रोड्यूस करना, लोगों की जान बचाना, सब उस पर एग्री किए। थर्ड बात आई थी फिशिंग की। उन्होंने कहा कि सर जो चाइना इलीगल फिशिंग करता है उसको मना करना चाहिए पहली बात तो, और इंडिया अपने ट्रेड जो इकोनॉमिकल जोन है हमारा, जो नेशनल वाटर बाउंड्री, जैसे पता है नॉटिकल स्माइल्स क्या होता है, हमारे क्या होता है उसमें वाटर बाउंड्रीज में हमारे इंटरनेशनल जोन होते हैं, वाटर जोन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कीजिए कि हम और 2 किलोमीटर अपने ट्रेड इकोनॉमिक जोन में क्या कर सकते, फिशिंग कर सके। अब उन्होंने बोला कि सर यू आर जस्ट अपोजिंग अदर कंट्रीज फॉर द इलीगल फिशिंग एंड यू एज अ कंट्री गोइंग फॉर दैट।
वोंट यू थिंकिंग इट अ बैड वन? उन्होंने फिर बताया क्या कि सर हम जो कर रहे हैं हमारे लोगों की नीड है, वो हमारे लोगों की क्या नीड है, उतनी फिशिंग की नीड है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फिशिंग चाहते हैं, ज्यादा फिशिंग को ज्यादा मांग चाहते हैं, उस वजह से। मतलब कि ये देखा गया कि 2015-13 के बाद ये जो मीटिंग इफेक्ट जो WTO मीटिंग हुई थी इंडिया के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हुई। क्यों? जो इंडिया ने दाव उठाए वो इंडिया के दाव वहां पे क्या दाव खेले चल गए, दाव मान लिए गए। तो इससे क्या पता चला कि इंडिया नाउअडे क्या हो रहा है, इंडिया की जगह बन रही है वर्ल्ड पे। इंडिया ने 164 कंट्रीज को एक साथ एकजुट करके हर बातों पे सहमत दिलाया इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे जब तक 164 कंट्रीज एक दूसरे के साथ एग्री नहीं हो जाती तब तक कोई रूल पास नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली सबके सबको पीयूष गोयल जी ने क्या कर दिया, सबको एग्री करवाया इन बातों पे। सोच लीजिए इंडिया कितना आगे चल रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत गौरव ट्रेन रन बिटवीन वेयर टू वेयर। ऑप्शन देख लीजिए पहले, कोयम्बटूर टू सिडनी, मुंबई टू लखनऊ, बेंगलुरु टू कोलकाता और जम्मू टू तेलंगाना। अब बोलेंगे सर पहले तो ये भारत गौरव ट्रेन है क्या, ये तो नाम सा लग रहा है सर, भारत में किसी का नाम गौरव होता है। तो भारत गौरव ट्रेन ये एक प्राइवेट ट्रेन है। और बोलेंगे तेरी सर ट्रेन प्राइवेट कब से कर दी गई अब? तो दोस्तों सरकार यही सोच रही थी कुछ सालों से कि ट्रेनों को प्राइवेट कर देते हैं। अब प्राइवेट करेंगे क्या, बात तो ये है। तो पहली बात तो ये जो भारत ट्रेन है इसका नाम क्या है इस ट्रेन का, तो साउथ स्टार रेल। ये कौन सी कंपनी है जिस कंपनी ने ट्रेन को बनाया है। इसमें कितने कोचेज हैं, तो 20 कोचेज हैं। ओके अब क्या है कि इस ट्रेन को कहीं पे जाएंगे तो प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि कभी भी अगर आप किसी नॉर्मल पैसेंजर से ट्रैवल कर रहे हो, आपको घंटों घंटों क्या करना पड़ता है, ट्रेन को पास देना पड़ता है। कैसी ट्रेन, कैसी, शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस। अब उन ट्रेनों में एक और ट्रेन जुड़ गई, कौन सी, भारत गौरव ट्रेन। ओके अब अच्छा सर ये बताइए सर अगर ये ट्रेन प्राइवेट हो जाएगी मतलब कि इनका जो इनका ट्रैक है वो भी क्या प्राइवेट होगा, इनके क्या गार्ड प्राइवेट होंगे, इनके क्या लोग जो उसमें और खाना देने वाले प्राइवेट होंगे, क्या इनके मतलब इनका टीटी प्राइवेट होगा, क्या होगा सर, प्राइवेट होता क्या है पहले तो दोस्तों सरकार ने कहा है कि हाँ बस कुछ चीजें प्राइवेट होंगी। जैसे कि पहली बात तो ट्रेन के चलाने वाला भी सरकारी ही रहेगा, पटरी भी सरकारी ही बनाएगी, उस ट्रेन का मैन्युफैक्चर भी सरकारी करेगी। बस एक दो काम कौन करेगा, वो प्राइवेट कंपनी। जैसे कि टिकट कितना लेना है, टिकट कलेक्ट कौन करेगा, वो कंपनी करेगी। पेंट्री के काम कौन करेगी, कंपनी करेगी। जो हमारे रेलवे फोर्स होते हैं, RPF होते हैं, वो भी रहेंगे उसमें। मतलब सरकारी चीज तो है ही उसमें, बस कुछ चीज क्या कर दी गई है, प्राइवेट कर दी गई है। अब आप बोलेंगे अच्छा सर चलिए ठीक है, इससे सर फायदा गवर्नमेंट का हुआ। तो गवर्नमेंट का फायदा इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि भाई विवेक जी तेरी वो ट्रेन है, आपकी वो ट्रेन है, आप मुझे हर साल मेरे को 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे मेरे को, चाहे आप कितना भी कमाएं। तो सोचिए अमाउंट तो फिक्स हो गया, जितना पैसा उनको चाहिए था उन्होंने बोला कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए तो हर साल उतना वो कमाए, कितना कमाए उस पर डिपेंड करता है, मगर उस सरकार को उतना एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट उसको हर साल देना है। ठीक है, तो अब क्या कि अब सरकार ने इनवाइट किया है कि जो चाहता है ऐसी प्राइवेट ट्रेनों को चलाना वो आए, हमें बताएं अपने आइडिया, हम उनको एग्री करने के लिए तैयार हैं, हम उनको परमिशन देने के लिए तैयार हैं। तो ट्रेन कहां से चल रही है, कोयम्बटूर से सिडनी चल रही है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री एक्सेप्टेड ऑनलाइन रुपी पेमेंट। अब बोलेंगे ऑनलाइन रुपी पेमेंट, ये तो पहले भी होता था अभी भी होता है, कंट्री कौन सी, रुपए, RUPEY नॉट रुपी, समझे, रुपए की बात हो रही है। अब बोलेंगे अच्छा सर, अच्छा आप लोग देखे होंगे जो कार्ड होते हैं, कार्डों पे कुछ कार्डों पे जो हमारे ATM कार्ड होते हैं, पहले कार्डों में क्या लिखा था,
क्या लिखा था? वीजा। अब क्या आता है? रुपए लिख के आता है। तो ये रुपए आया कहां से? रुपए कहां की कंपनी है? तो रुपए एक इंडियन कंपनी है। ये है क्या? तो जब कभी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो कंपनी, अगर मैं कहता हूं कि मेरा अकाउंट एसबीआई में है और मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो गारंटी कौन देगा एसबीआई को कि भाई, सॉरी, गारंटी कौन देगा बैंक ऑफ बड़ौदा को कि वो जाके एसबीआई से पैसा मांगे कि आपके एक अकाउंटेंट, आपके एक बंदे ने, आपके एक क्या बोल सकते हैं, बैंक अकाउंटर ने, मतलब लोग बच्चे जिसने बैंक का उसमें खाता है, उसने क्या किया है? आप मेरे अकाउंट से 1 लाख 2 लाख 10,000 जो भी पैसा उठाया है, इसकी गारंटी कौन देता है? तो इसकी गारंटी पहले कौन देते थे? विदेशी कंपनी से, जैसे वीजा। मगर अब हमारी कौन सी कंपनी दे रही है? रुपए। जब सरकार ने देखा कि इसमें तो बहुत कंपनियां कमा रही हैं इस पे, तो सरकार ने अपना कार्ड निकाल दिया, रुपए कार्ड। ओके, इसमें अब क्या हुआ? इसके आने पे अब हमारा ये क्या हो गया? कंपनी हमारे जो पैसा बाहर जाता है पैसा हमारे इंडिया में ही रहने लगा। अब रिसेंटली जो फ्रांस है उसने भी बोला है कि हम भी रुपए कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कि अब रुपए कार्ड को आप लेके जाएं विदेश में, बस आप अपने बैंक से परमिशन दिलवा लें, तो आप वहां पे चाहें तो फ्रांस की मनी भी निकाल सकते हैं, फ्रांस की मनी को भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो सोचिए, आपका एक कार्ड आपको कहां कहां आपको पैसा दिला सकता है। इंडिया तो दिला ही रहा है, अब आपको फ्रांस में दिलाने वाला है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which country recently got its new neighbor Holland island issue? अब बोलेंगे नया आइलैंड, नया नाइबर कहां से मिल गया? सर क्या कंट्री, क्या वर्ल्ड में कुछ चेंजमेंट आ रहा है क्या? क्या कोई पत्थर कहीं इधर हो तो नहीं रहा है? ऐसा नहीं दोस्तों, एक विवाद था, उसको विस्की विवाद भी कहते हैं। विवाद समझिए पहले, कितनी थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझिए। कुछ सालों पहले, आज से, जो डेनमार्क है उसने देखा कि डेनमार्क और उसके बीच में और कनाडा के बीच में एक आइलैंड है। वो आइलैंड पे वो देखेंगे तो आप उस आइलैंड को, अगर बच्चा दौड़ता, खुद बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो जो दौड़ना करता हो, तो उस आइलैंड को वो 4 से 5 मिनट में आइलैंड एक चक्कर मार लेगा उसके कॉर्नर पर घूम के। सोचिए आइलैंड कितना बड़ा होगा, बहुत छोटा आइलैंड है। तो डेनमार्क ने क्या किया? डेनमार्क वहां गया, अपना उसने झंडा गाड़ा और वहां पे अपनी विस्की की बोतल रख के आ गया। ओके, फिर जब कनाडा को बात पता चली तो कनाडा भी गया, कनाडा भी अपना झंडा गाड़ा और अपनी विस्की का बोतल वहां पे सामने गाड़ के आ गया। अब वॉर देखिए, ये वॉर बहुत सालों से चली आ रही है, मगर इसमें एक भी कैजुअलिटी नहीं है। वॉर किसकी हो रही है? उस डेनमार्क की विस्की अच्छी है कि कनाडा की विस्की अच्छी है? और अब ये तय हो गया है। अब क्या हुआ कि इस मैटर को उन्होंने सॉल्व कर लिया है और कनाडा कहता है कि हमने कितनी सूझबूझ से इस मैटर को सॉल्व कर लिया। अब वो क्या जाने, जिसके पड़ोसी के पास अगर पाकिस्तान एक साइड में चाइना है, उसके तुलना वो क्या जाने कि पड़ोसी कैसे होते हैं। तो वही बात है, अब उसने बोला कि हमने बहुत सूझबूझ से क्या कर इस मैटर को क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर लिया। जो हॉलैंड इशू मैटर था, जो आइलैंड उसका नाम था हॉलैंड था, तो वहां पर तय क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आधा आधा हम दोनों आइलैंड क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मतलब कि अब से हिस्ट्री में एक क्वेश्चन और जुड़ गया कि अब से कनाडा का एक नाइबर नहीं, कनाडा पहले एक नाइबर कौन था? अमेरिका, यूएसए था। अब उसके 2 नाइबर है। कौन? एक तो अमेरिका तो है ही, दूसरा डेनमार्क आ गया, जो कि हॉलैंड उसका नाइबर बन गया है। तो ये एक जीके क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है कि कितनी कनाडा के कितने नाइबर हैं? तो 2 नाइबर है, डेनमार्क और अमेरिका, यूएस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, व्हाट इज मिशन रफ्तार रिलेटेड टू? अब मिशन रफ्तार किससे रिलेट करता है? तो अभी अगर आप देखें तो कुछ सालों कुछ महीने पहले एक कवच करके बात फेमस हुई थी। अब उसमें कवच क्या था? कवच प्रोग्राम में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, कौन? अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने खुद ही ट्रेन के इंजन में बैठ के 2 ट्रेनों को सामने से बहुत तेज मिलाए
और उसको सैटेलाइट के माध्यम से ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। मतलब कि ट्रेनों के इंजन में क्या थे, सैटेलाइट थे, और सैटेलाइट के माध्यम से क्या हुआ, एक दूसरे को कनेक्ट हुए वो, और उसका ब्रेक सैटेलाइट से क्या था, कनेक्टेड था, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया, लग गया, और ट्रेनें कोलाइड होने से बच गई। जैसे दो ट्रेनें आ रही हैं, सैटेलाइट ने तो देखा कि भाई ये तो लड़ने वाली है, उसने वहां से ब्रेक अप्लाई मरवाया, करते 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 ट्रेन आके रुक गई, बहुत बड़ा हादसा हो गया। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे जो रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी जी हैं, वो खुद बैठकर ट्रेन के साथ, एक ट्रेन बोगी में बैठकर ट्रेन को बहुत तेज ले गए थे। ये भरोसा दिलाने के लिए हमारे भारत के लोगों को कि जो हमारी टेक्नोलॉजी जो हम बनाए हैं वो वर्केबल है। ओके, तो ये उस टाइम पास हुआ। तो अब क्या सरकार ने उसको क्या बोला है, सरकार ने इसको परमिशन दे दी। सरकार ने बोला है कि मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता उस रास्ते में क्या बनाने वाले हम लोग, मिशन रफ्तार के अंतर्गत कवच बनाने वाले हैं। अराउंड 3000 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस मिशन रफ्तार फॉर मेकिंग द कवच, फॉर व्हाट, टू प्रोटेक्ट द ट्रेन फ्रॉम कोलिजन। गॉट इट? चलिए, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेनों का एक्सीडेंट होता था वो बहुत कम से कम ट्रेनों का क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। अगला क्वेश्चन, अब आगे के दो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो डिस्कशन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अग्निवीर स्कीम अपडेट। अब मैं डेली आपको कुछ बता रहा हूं कि अग्निवीर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब उसमें एक नया अपडेट आया है। अभी रिसेंटली तीनों चीफ ने बैठ के क्या किया, उन्होंने मीटिंग किया, उन्होंने बोला दिस डिसीजन इज नॉट गोइंग टू बी टेकन स्टेप बैक, मतलब कि ये जो अग्निवीर योजना है इसको वापस नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने भी मतलब अनाउंस कर दिया कि कब कब से इसकी भर्ती स्टार्ट होने वाली है। पहले स्टार्ट होगी एयरफोर्स की भर्ती, फिर नेवी, फिर आर्मी की फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती के टाइम पे, उस टाइम पे आपके पास एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी होना चाहिए। अब ये देख सोचिए कि अगर आपका सपना है फौज में जाने का, अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में आपको क्या निकल गया, तो फौज ने खुद कहा है कि इफ दिस हैपेंस, कि उसके किसी बंदे के पुलिस वेरिफिकेशन में नेगेटिव और दौड़ भर्ती में आया है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खत्म बात। मतलब कि the protesters are not going to be given permission to take part in rally, because if they are not respecting the motherland, then how they can serve for the motherland? अगर अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, देश में शांति नहीं बना सकते, तो देश के लिए कैसे रक्षा करेंगे, देश के लिए कैसे सेवा करेंगे? ऐसा कहकर उन्होंने ये निर्णय लिया और बोला कि हम इसको वापस नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कि अभी 2 साल बढ़ाया गया इस साल के लिए, अगले साल से फिर वो 21 साल एज हो जाएगी, 23 साल की एज है, अगर फिर 23 साल उसकी 21 साल एज हो जाएगी। और अग्निवीर के अंदर 46,000 वैकेंसी आई हैं। यहाँ पे 8th पास बच्चे को लिया जा रहा है, जिसमें कि जिनकी एज 17.5 से 21 की एज में होनी चाहिए बेसिकली, मगर इस साल के लिए उसको 2 साल एक्सटेंशन मिला है, क्योंकि 2 साल भर्तियां नहीं आई, तो जो बच्चे उसमें नहीं कर पाए थे, तो अब वो क्या यहाँ पे देखें। अब बोलेंगे कि सर इसका फायदा दिख रहा है क्या कहीं, इसका मतलब क्या क्या लगता है आपको? तो अगर मैं अपने व्यू में बताऊं तो दोस्तों देखिए, अब आने वाला युद्ध कैसा होने वाला है, ड्रोन वॉर होने वाला है। अब यहाँ पे सोल्जर नहीं लड़ेंगे, फिजिकली बॉडी नहीं लड़ेगी, ड्रोन से लड़ेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि भाई क्यों ना हम नए रिक्रूटमेंट कैडेट लगाएं, ताकि उनकी फिजिकल स्टैमिना क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। ऐसा होने से क्या फायदा होगा, हमारा कोई ऐसा कार्य जो कि हाई एरिया हाई एल्टीज में है, वहाँ पे हम जो थोड़ा सा ओल्डर सोल्जर्स हो गए उनको ना भेजें, हम किसको यंग को भेजें, ताकि वो एनर्जेटिक हो और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑफ जो सोल्जर्स हैं उनके, जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं। ओके, तो ये एक रीजन है। और दूसरा, जो 75% बच्चे जो रिटायर हो रहे हैं, दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। किस लिए? किसी और भी किस आसाम राइफल जैसे सीएपीएफ में उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है सरकार, और उनके लिए एक स्पेशल सीट वैकेंसीज है, 10% उनके लिए स्पेशल वैकेंसीज है। ओके, तो ये उसमें नया इसमें अपडेट आया है, तो अग्निवीर स्कीम में नया अपडेट आया है। अगला क्वेश्चन है, चाइना सपोर्टिंग पाकिस्तान बाय सपोर्टिंग वेयर रिसेंटली। चाइना ने अभी रिसेंटली चाइना को क्या किया, चाइना ने कि पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। अब बोलेंगे सर सपोर्ट कहाँ सपोर्ट किया है सर? तो अगर आप देखेंगे तो चाइना
बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है? पाकिस्तान में। किसके अंतर्गत, मतलब किसके थ्रू? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान चाइना का जो स्कीम है उसके अंतर्गत, उसके रिगार्डिंग में ये पैसा उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों श्रीलंका भी वही था, अब देखिए पाकिस्तान भी वही करवा रहा है। तो देखिए पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है, देखते हैं आगे चल के। तो हमने अभी क्या हुआ कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी मोटी मीटिंग हुई, तो इंडिया ने बोला कि पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, टेररिज्म को फंड कर रहा है, उसको ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकालना चाहिए। वहां पे वीटो किसने लगाया? हमारे चाइना ने। आउट ऑफ 5 नेशन के पास वीटोज हैं, उसने चाइना ने क्या बोला कि नहीं मैं नहीं मानता, उसने उसे वीटो लगा दिया। तो चाइना अभी प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या दिक्कत लग रहा है कि आने वाला टाइम क्या पता चाइना पाकिस्तान के लिए भी दिक्कत हो, क्योंकि डेप्थ और ट्रैप पॉलिसी चाइना की स्टार्टिंग पॉलिसी है। पहले उसको डेप्थ में डालो, फिर उसको ट्रैप पकड़ लो, दबोच लो। ये तो स्टार्टिंग से पॉलिसी चल रही है। तो सोचिए क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा? जियो पॉलिटिक्स पढ़ा, आज हमने ट्रेन के बारे में पढ़ा, रेलवे के बारे में पढ़ा, आर्मी के बारे में पढ़ा, नेशनल इंटरनेशनल हर विश्व भर की। तो इसमें आज हमने वैरायटीज पढ़ने की कोशिश की। आज का वीडियो मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, एक प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि प्रिपेयर तैयारी कर रहा है, किसी यूपीएससी तैयारी कर रहा है, रेलवे तैयारी कर रहा है, एसएससी सीजीएल किसी तैयारी कर रहा है, जहाँ पे कि 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। उसके लिए आज का वीडियो, आज का ये क्लास मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट था। दोस्तों अब आपसे मैं अलविदा लेना चाहूँगा और अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेहनत अच्छे से कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और दिल से मेहनत कीजिए। डेफिनेटली सक्सेस आपको एक दिन जरूर मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।